एमवीसी क्लासेज इंदिरानगर बाड़मेर में आप सभी प्रतियोगियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज मारवाड़ का राठौड़ वंश और उसके जो है प्रश्न हैं वो लेकर आपके सामने एमसीक्यू के माध्यम से मैं उपस्थित हूँ। आज मालदेव और राव चंद्रसेन के बारे में हम जो मालदेव के जो प्रश्न पीछे रहे हैं वो और आगे राव चंद्रसेन का हम पूरा पूरा अध्ययन करेंगे। और प्रश्न संख्या है 81। मान रखे तो पीव तज, मान रखे तो पीव तजे, पीव रखे तजमान, दोनों दो गयंद न बंधई, एकण खंबे ठाण। यानी यह गयंद है, इस गयंद का अर्थ होता है हाथी। क्या अर्थ होता है? हाथी होता है। अब ये इसमें कविराज कह रहे हैं कि मान रखे तो पीव तज, अर्थात या तो मान को रखो या फिर अपने जो प्रीतम हैं, अपने जो पति हैं, उनको तजो। दोनों में एक बात रखो, या पीव को रखो या फिर मान को, मान समान आपका जो भी है उसको आप तज दो। या फिर पीव को रखो या फिर मान को रखो, दोनों एक साथ में दोनों नहीं चल सकते। इसलिए कह रहा है कि दो गेंद ना बंधई। बंद गेंद का मतलब हाथी, कि दो हाथी होते हैं वो एक खूंटे के, एक लकड़ी से नहीं बांधे जा सकते, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। ठीक है ना? तो अब ये कह रहे हैं कि ये जो उक्त दुआ है वो मारवाड़ की किस रानी से संबंधित है। इस दुए का संबंध मारवाड़ी की किस रानी से है? तो वो है रूठी रानी उमादे से इसका संबंध है। और रूठी रानी उमादे किसकी थी? वो थी मालदेव की। अब देखिए रूठी रानी है कहाँ की? तो रूठी रानी है वो है जैसलमेर की। कहाँ की है? जैसलमेर की है। और इनके जो पिता थे जिनका नाम था राव लूणकरण। क्या नाम है? लूणकरण। और इनका है जो मालदेव से इनका विवाह हुआ, लेकिन 1536 में इनका विवाह है जो राव मालदेव के साथ में हो गया था। एक रा, रानी उमादे की दासी थी जिसका नाम था भारमली। भारमली एक मेवाड़ के इतिहास में भी है, एक बीकानेर के इतिहास में भी है। और बारमलियों ने वहाँ पर अपनी अपनी धूम मचाई है। और यहाँ पर बारमली है जो नख सीख सभी में, वो रूप में वगैरह में वो रानी उमादे के बराबर थी, उससे 21 ही थी, कम नहीं थी। और जब शादी का जो पहली रात थी उसी दिन, उस समय कोई एक ऐसी घटना घटित होती है और जिसके कारण से उमादे है वो रूठ कर और चली जाती है अजमेर। कहाँ चली जाती है? अजमेर चली जाती है। और अजमेर में जो उनका जो दत्तक पुत्र है, यानी कि मालदेव का जो बड़ा पुत्र है राम है, इसको मालदेव ने वैसे भी निष्कासित कर रखा था। ठीक है ना? तो वो लगभग अजमेर में रहता था। और यहाँ पर जो अजमेर में ये रानी उमादे रहने लगी, और रूठी होने के कारण इनको क्या कहा गया? वो रूठी रानी। एक बार की बात है, राव मालदेव जी का दरबार पूरा बैठा था, और राव मालदेव जी ने अपने जो कवि वगैरह थे, कविराज, जिसमें आसाजी बारठ थे, ईश्वरदास जी थे। और ईश्वरदास जी और आशा जी दोनों बाड़मेर का जो भाद्रेश गांव है चारणों का, और चारणों में भी बारठ जात उनका बड़ा गांव है, और ईश्वरदास जी का वहाँ मंदिर भी है। तो वहाँ के ईश्वरदास जी थे, और आपस में इनका रिश्ता था चाचा भतीज। आशा जी चाचा थे और ईश्वरदास जी भतीज थे। और ये दोनों राव मालदेव जी के दरबार में थे। और राव मालदेव जी ने कहा कि आप हमारे राजपूतों के और राठौड़ों के आप कवि हैं, कविराज हैं, और आप, अगर आप में से कोई, मेरी जो उमादे जी हैं वो रूठ कर और अजमेर में बैठे हैं, अगर आप में से अगर कोई जाए तो ये हिम्मत करके उनको लेके आओ। तब ईश्वरदास जी को कहा जाता है कि ईश्वरदास जी को वहां पर भेजा जाता है। अब ईश्वरदास जी जब अजमेर जाते हैं तब रूठी रानी तो रूठी रानी, वो न तो किसी से बोले, मतलब, और विशेष रूप से तो अगर जो मारवाड़ से आ रहा है उससे तो वो बात भी नहीं करे। और जब उन्होंने सुना कि ईश्वरदास जी है वो मारवाड़ से आए हैं और उनको मनाने के लिए आए हैं, तब उन्होंने तो बोलना चालना एकदम बिल्कुल बंद कर दिया। तब ईश्वरदास जी कहते हैं कि हे भटियाणी जी,
क्योंकि ये भाटियों से समझ, इनका कुल क्या भाटी है, कि वो उनको कहते हैं कि जब हम, आपके जो दादा परदादा जब युद्ध में जब वीर गति को प्राप्त कर जाते थे, तब आपकी दादा दादियां वगैरह वो कहती थी कि आप जाइए बार्ड जी और उनको जाकर उनके सर लेके आओ, हम उनके साथ में सती होना चाहते हैं। तब हम उस रण क्षेत्र में जाते थे और वहां पर सिर्फ रणमुंड पड़े थे, जिनकी कोई जुबान नहीं थी, जिनका कोई सर नहीं था, जिनका कोई अंग, कोई भी अंग सही नहीं था। और ऐसे ऐसे सत विकसित सब जिनके अंदर प्राण भी नहीं थे। और जब वहां जाकर हम बखान उनके करते थे, उनकी जब काव्य रचनाओं के माध्यम से, तब वो मरे हुए भी वो हंस हंस कर हमारे सामने आकर वो कहते थे, वाह कविराज वाह। तब हम पहचान लेते थे ये फलाना आदमी है। और वो सर लाकर हम आपकी दादियों को देते थे, और दादियां हैं उन सर को अपने गोद में रखकर उनके साथ में सती होती थी। आप उन्हीं की वंशज हो, और मैं आपके पास में आया हूँ और आप बोल नहीं रही है। तब उमादेव ने कहा कि बाढ़ जी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप मेरे साथ में कोई छल वगैरह मत करना, क्योंकि आप मारवाड़ से आए हो, इसका मतलब है कि किसने भेजा है, मालदेव जी ने भेजा है। और मालदेव जी ने भेजा तो विषय यही बात होगी कि वो मुझे यहाँ से मना के ले जाना चाहते हैं, और मैं हर हरकत में किसी भी तरह से मैं मारवाड़ नहीं जाना चाहती हूँ। तब उमादेव जी को ईश्वरदास जी कहते हैं कि आपका जितना जो भी मान सम्मान है वो सभी वो मान सम्मान है, आपको जो वहाँ पर जो महारानी है उसका जो कदर कायदा वो सभी मिलेगा, आप सिर्फ मेरे साथ में चले, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तब उमादेव जी तैयार होते हैं और वो वहाँ से रवाना होकर, और कहा जाता है कि कोसाना गांव है वहां तक आ गए थे, कोसाना गांव तक आ गए थे। और ऐसे में ये सूचना, अभी ऐसी सूचना कि रानी उमा देवी जी आ रही है, मारवाड़ के अंदर जश्न का माहौल चारों तरफ, पूरा मारवाड़ यानी कि जोधपुर को पूरा को हरा भरा कर दिया है, सजा दिया है, और हर जगह ढोल नगाड़े बज रहे हैं। जैसे कि रानी उमा देवी जी और मालदेव जी की जैसी शादी थी ना, वैसा मारवाड़ के अंदर जश्न ही जश्न मनाया जा रहा था। अब ये जो है खबर जब जो दरबार में के अंदर जो महल में बैठी हुई रानियां थी उन तक गई, तो उन्होंने कहा कि यार जब रानी उमादेव जी आ जाएगी तो अपने की कौन इज्जत करेगा, अपना जो कदर कायदा सभी चला जाएगा। तब ऐसे में उन्होंने कहा कि उन्होंने आशा जी बारठ को बुलाया, यानी कि ईश्वरदास जी के जो चाचा थे आशा जी, उनको बुलाया। और आशा जी को कहा कि रानी जी आ रही हैं, और रानी जी जब आ गई तो इसका मतलब फिर हमारा तो यहाँ पर कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। आप कुछ ऐसा कीजिए जिसके कारण उमा देवी जी वापस यहाँ से रूट जो है यहाँ से वापस चले जाए। तब कहते हैं कि इस कोसाना गांव के पास में जब पालकियां आ रही थी, तब आशा जी ने पास जाकर ये बात कही। ये जो है ना दोहा, ये आशा जी बारठ के द्वारा कहा गया है। तब वो कहते हैं कि मान रखे तो पीव रखे तज मान, दोनों गेंद न बंधई एकण खंबे ठाण। यानी कि दो हाथी एक ही खंबे के आप नहीं बांध सकते, या तो आप पीव की मर्यादा को रखो या फिर अपनी खुद की रखो। और ऐसे में जो जो रूठी रानी है उमा देवी जी है, वो कहती है कि चलो यहीं से वापस, हमें नहीं जाना मारवाड़, हमें नहीं चाहिए वो राम मालदेव। और ऐसे में उमा देवी जी है वो वापस कहाँ चले जाते हैं, अजमेर, और आजीवन वहीं रहते हैं। और जब 1562 में राव मालदेव की मृत्यु होती है, तब उनकी जो पगड़ी थी उसके साथ में वो सती होती है। और पगड़ी के साथ में सती होना ये कहता है क्या क्या कहलाता है, अनुमरण कहलाता है। ठीक है ना, ये अनुमरण कहलाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या है 82। मेवाड़ में राणा उदय सिंह की मदद के लिए हुए किस युद्ध में मालदेव ने भाग लिया। अब देखिए, मारवाड़ और मेवाड़ के संबंध है वो राव गांगा के समय बहुत ही अच्छे थे, और उससे पहले भी बहुत जो है, क्योंकि राठौड़ और कछवा वगैरह ये जितने भी राजस्थान के हैं वो सभी सांगा के क्या थे, सामंत थे। जब भी युद्ध वगैरह होता था उस समय इनकी सेनाएं उनके साथ में जाती थी। इसका मतलब ये है कि इनके उनके साथ में अच्छे संबंध थे, अच्छे पड़ोसी के संबंध थे। तब कहा जाता है कि जो खानवा का युद्ध था, इस खानवा के युद्ध में राव गांगा ने सेना भेजी और मालदेव
राजकुमार है वो खानवा के युद्ध में गया था 4000 सैनिकों को लेकर, और वहां पर उसने बहुत भयंकर तबाही मचाई थी। ये अलग बात है कि उस युद्ध के परिणाम क्या रहे। अब ये यहाँ पूछा जा रहा है कि राणा उदय सिंह की मदद के लिए किस युद्ध में मालदेव ने भाग लिया था। अब देखिए, राणा सांगा का पुत्र राणा उदय सिंह, ये जो है बनवीर ने क्या किया था, उदय सिंह का भाई था विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की उसने हत्या कर दी थी, और राणा उदय सिंह को भी उसने मारने का प्रयास किया था, लेकिन वहां पर पन्ना धाये का पुत्र था चंदन, उसको, पन्ना धाये का ये पुत्र था, और मनवीर ने गलती से इस चंदन को क्या समझ लिया, उदय सिंह समझ लिया, और उदय सिंह समझ कर इसको मार दिया था। और ऐसे में पन्ना धाय और मेवाड़ के अन्य जो गोहिल शासक जो सामंत थे, उन्होंने उसको वहां से निकाला और बहुत लंबे समय तक उससे दूर रखा। और ये है जो 1540 में, कब, 1540 ईस्वी में जो मेवाड़ पर जो बनवीर जो शासन कर रहा था, उसके बीच में और राणा उदय सिंह के बीच में एक युद्ध होता है जिसे कहते हैं मावली का युद्ध। कौन सा है, इसको मावली भी कहते हैं या माहौली भी कहते हैं, मोहाली, ठीक है ना। एक मोहाली पंजाब के अंदर भी है जहाँ पर क्रिकेट का बहुत अच्छा ग्राउंड है, ठीक है ना, और तेज पिच के लिए जाना जाता है। तो ये मावली है, मावली के अंदर ये युद्ध हुआ, और जिसमें जो मारवाड़ से मालदेव है वो साथ में गए और वहां पर बनवीर को मारा, और राणा उदय सिंह को अपना जो राज सिंहासन था वो वापस प्रदान किया, ठीक है ना। और हाँ ठीक है, ये है जो कौन सा युद्ध हो गया, मावली का युद्ध हो गया। कब हुआ, 1540 में हुआ था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या है 83। कितनी, 83। रंग राय नामक वेश्या को लेकर कौन सा युद्ध हुआ। अब रंग राय नामक वेश्या है वो कहाँ की है, पहले तो ये सुनो। ये है उस समय अजमेर, अजमेर है, अजमेर के अंदर हाकिम है, वो यहाँ पर राज्य करता था, और वो था शेरशाह का मेन आदमी था, यानी कि शेरशाह का सेनापति था हाकिम खां। क्या नाम है, हाकिम खां ये था। और ये जो युद्ध हुआ था वो हरमाड़ा का युद्ध है, और हरमाड़ा का युद्ध है ये 1557 ईस्वी का। कौन सा, 57 जनवरी 1557 में ये युद्ध हुआ था। और ये राव मालदेव के अंतिम युद्ध है ना, उसमें से, उन युद्धों में से, क्योंकि 1562 में तो राव मालदेव है वो मर जाता है, तो ये 1557 का जो अंतिम युद्ध भी हरमाड़ा का युद्ध वो राव मालदेव का कह सकते हैं। अब ये तो हाकिम खां था, ये था अजमेर का, शेरशाह का ये मेन आदमी था, और इस समय अकबर ने इस पर सेना भेजी, तब हाकिम खां अजमेर से आ गया मेड़ता, मेड़ता आ गया। और यहाँ कहा जाता है कि यहाँ पर जब हाकिम खां को मालदेव ने देखा कि ये बहुत कमजोर स्थिति में, तब अपना सेनापति था पृथ्वीराज, उसको इस पर आक्रमण करने के लिए भेजा हाकिम खां पर, ठीक है ना। अब हाकिम खां पर, क्योंकि हाकिम खां को लूट ले और उसे जितनी भी राशि वगैरह वो प्राप्त कर ले। ऐसे में हाकिम खां है वो जाता है मेवाड़ के राणा उदय सिंह के पास में। किसके पास में, उदय सिंह के पास में। उदय सिंह और बीकानेर के कल्याणमल, ये दोनों लोग हैं वो इस हाकिम खां की क्या करते हैं, सहायता करते हैं। और ऐसे में मालदेव का पलड़ा वो क्या हो जाता है, भारी हल्का हो जाता है। तब पृथ्वीराज वगैरह ये कहते हैं कि 1544 का युद्ध है वो लगभग कितने 16-17 साल हो गए थे, लगभग 11-12 साल। तो उन्होंने कहा कि इसमें अपने जो मेन सिपाही सलार है, जो मेन सेना वगैरह वो ख़त्म हो चुकी है, और ऐसे में अगर अपन ये युद्ध करेंगे तो इससे मालदेव को और ज़्यादा नुकसान होगा। तब ऐसे में उन्होंने सलाह की और ये क्या हो गए, पीछे हट गए। जब पीछे हटे तब राणा उदय सिंह ने कहा कि अब ऐसा करो कि मैंने तुम्हें यहाँ पर विजित किया है, यानी कि हरमाड़ा के युद्ध में आपको क्या हो गई है, ये हाकिम खां नहीं, इसका नाम था हाजी खां, सॉरी हो ये मिस्टेक से हो गया, हाजी खां। तो यहाँ पर वो कहता है कि राणा उदय सिंह कहता है, डिमांड करता है कि
इस हाजी खां की एक प्रेमिका थी जिसका नाम था रंग राय। क्या नाम था? रंग राय। उसने कहा कि तू मुझे ये दे दे, मैंने तेरी सहायता की है ना, इसके बदले में तू क्या दे दे? रंग राय दे दे। अब उसने कहा कि यार ये तो मेरी प्रेमिका है, मेरी पत्नी है, मैं इसको कैसे दूंगा? तब उसने कहा नहीं, मुझे चाहिए तो ये चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। तो राणा के जो साथ में जो उनकी जो सलाह जो मशवरा वाले थे, उन्होंने भी कहा कि क्या मांग के क्या मांगा है, आपको नहीं मांगना चाहिए, ये आपको शोभा भी नहीं देता। लेकिन राणा उस पर अडिग रहा। ऐसे में हाजी खान ने पासा पलटा और हाजी खान ने किससे है जो मालदेव से सहायता मांगी। तब मालदेव ने कहा कि ठीक है, अच्छा मौका है। तब मालदेव ने वापस सेना भेजी और इधर हाजी हाजी खां और मालदेव की सेना, और सामने किसकी थी? राणा उदय सिंह की सेना। और उदय सिंह को इन्होंने क्या कर दिया? पराजित कर दिया। ठीक है ना। तो इसका मतलब हरमाड़ा के युद्ध में विजयी कौन हुए? हाजी खां और मालदेव। उनके विरुद्ध कौन था? उदय सिंह था। पहला जो युद्ध हुआ उसके अंदर युद्ध हुआ नहीं, लेकिन उसमें विजय अगर देखी जाए तो किन की थी? हाजी खां और राणा उदय सिंह की। लेकिन उसी समय जो जस्ट ये युद्ध होता है 27 जनवरी और 27 जनवरी 1557 को, और ये हरमाड़ा का युद्ध है वो इस रंगराय नामक वेश्या को लेकर था। ठीक है, चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 84 है। इसमें है कि प्रश्न संख्या 84 और जोधपुर गढ़ के कोट के साथ रानी सागर कोट और शहर पना का निर्माण किस मारवाड़ शासक द्वारा किया गया? अब ये बातें हो रही है राव मालदेव की, और राव मालदेव ने जो अंतिम समय में, यानी कि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो राजस्थान के दो ऐसे शासक, एक मेवाड़ से अगर देखा जाए तो राणा कुंभा, और मारवाड़ से राव मालदेव। इन दोनों ने राजस्थान के अंदर जितने भी किले हैं ना, अगर मेवाड़ की उधर के दुर्ग देखे जाए तो 32 दुर्गों का निर्माण वो अकेले राणा कुंभा ने करवाए। और इधर ये नज़दीक के दुर्ग जितने भी हैं, जैसे कि भादराजून का है, शिवाना का है, फलोदी का है, ये मेड़ता का जो किला है, नागौर में उसने वापस, जैसे मेड़ता को उस समय मालकोट कहा जाता था, तो इसका भी उन्होंने वापस निर्माण करवाया। तथा नागौर का किला है उसका जीर्णोद्धार करवाया। तथा ये सातलमेर, इस सातलमेर को इसने तो यहाँ पर सातलमेर का जो किला है वो भी राव मालदेव का द्वारा ही इसका निर्माण किया गया था। और इसके साथ में इसने जो अपने पिता जो राव गांगा थे, उस राव गांगा की देवल है, उस देवल की भी इन्होंने कहाँ पर स्थापना की थी? मंडोर के अंदर। ये जो है इनके द्वारा स्थापत्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया गया था। और मारवाड़ के संदर्भ में राव मालदेव ने स्थापत्य कला में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या है 85। राव मालदेव के जीवन पर, यानी राव मालदेव का जो जीवन चरित्र है उस पर एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है राव मालदेव का चरित्र। ये पुस्तक किस इतिहासकार ने लिखी है? अब देखिए इसके जो ऑप्शन है उसमें आसाजी बारट है, ईश्वरदास जी है और महात्मा नरसेन है। ये देखिए ये सभी एक मुंशी देवी प्रसाद, ये आसाजी है, ईश्वरदास जी है, महात्मा नरसेन, ये लगभग सभी है जो मालदेव के दरबारी रहे हैं। आसाजी ने आसाजी के सोरठे, आसाजी के छंद वगैरह ये रचनाएं की। ईश्वरदास जी ने आला झालारी, कुंडलियाँ, देवियान और ये रचनाएं ईश्वरदास जी के द्वारा की गई। महात्मा नरसेन है, इन्होंने जीन सारी कथा, ये जैन धर्म से संबंधित है और इन्होंने ये रचना लिखी थी। और पीछे रह जाते हैं कौन? मुंशी देवी प्रसाद। और मुंशी देवी प्रसाद ने ये है जो राव मालदेव चरित है वो मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। आगे प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 86। राव चंद्रसेन के समय जब अकबर ने जोधपुर पर आक्रमण किया, कब किया? राव चंद्रसेन के। तब मुगलों की तरफ से निम्न में से कौन सा सेनापति वो लड़ने आया और उसने जोधपुर पर अधिकार कर लिया? तो वो था शाह हुसैन कुली खां। कब आया? 1564 के अंदर। कब आया भाई? 1564 में आया।
कौन लेने गया था इसको? ऐसे थोड़ी आया था। ये था राव चंद्रसेन का भाई था जिसका नाम था राम। राम उसको इनवाइट करने गया था, आओ हमारे वहाँ पर पार्टी वार्टी करेंगे, आओ मारवाड़ के अंदर मीरानगढ़ जिसे कहा जाता है, वहाँ मीरानगढ़ के वहाँ जो है माँ चामुंडा का जो मंदिर है, उधर उधर जो ये किलकिला और तोपें वगैरह पड़ी है, वहाँ बैठ कर आराम से पार्टी वगैरह करेंगे और चंद्रसेन को आप भगा दो। तब हुसैन कुली खां आता है और यहाँ पर इनके बीच में युद्ध होता है। और इस युद्ध के बाद में राम है, इसको सोजत का परगना दे दिया जाता है। कहाँ का? सोजत का परगना दे दिया जाता है। अब 64 इसके बाद 1565 में हुसैन कुली खां वापस आता है। तब लाख फिरोजे, क्या है ये? उस समय की मुद्रा है, क्या नाम है? लाख फिरोजे हैं, वो था चंद्रसेन ने दिए उसको। उसने कहा कि यार चाचा क्या यार बार बार आते हो यहाँ पर युद्ध करने के लिए, मैं तभी भी नया नया शासक बना हूँ और उसके ऊपर आप बार बार आ जाते हो, कुछ तो बच्चे का ध्यान रखो। तो ऐसे में है तो हुसैन कुली खां ने कहा चल कोई बात नहीं, तू खर्ची वर्ची करवा दे, मैं चला जाता हूँ। तो कहते हैं कि लगभग लाख फिरोजे हैं वो उसने चंद्रसेन ने उसको दिए और हुसैन कुली खां वापस चला गया। उसने क्या कोई बात नहीं, अपने आराम से जितना खर्चा हुआ है वो खर्चा आ चुका है और आराम से जाएंगे और अकबर को कहेंगे कि भैया अच्छा मतलब हमने वहाँ से टैक्स वगैरह वसूल किया है। लेकिन मई 1565, कब? मई और 1565 में अकबर ने कहा कि आप जाओ और जोधपुर पर मारवाड़ पर फतेह होनी चाहिए। तब इन दोनों के बीच में युद्ध होता है और वो युद्ध है रानीसर का युद्ध। कौन सा है? रानीसर का युद्ध। और इस युद्ध के बाद में जोधपुर पर, मारवाड़ पर मुगलों का अधिकार हो जाता है। कौन से युद्ध के बाद में? रानीसर के युद्ध में। कौन करता है? यह है हुसैन कुली खां, ठीक है। और ये राव चंद्रसेन, यहाँ से 1565 में राव चंद्रसेन निकल जाता है और आगे कहाँ जाएगा वो अगले प्रश्न में पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 87 है, किस मारवाड़ शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा? ठीक है, मुगलों के और समर्पण नहीं किया। देखिए राजस्थान के इतिहास में 2 व्यक्ति आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसके अंदर एक और भी है, सिरोही के देवड़ा है सुरजनहाड़ा ने भी जो उनकी जो जैसे वैवाहिक संबंध की ये शर्त सुरजनहाड़ा ने भी स्वीकार नहीं की थी, ठीक है ना। और उनके बीच में लेकिन उन्होंने अधीनता उनको भी स्वीकार करनी पड़ी थी, लेकिन इस शर्त से वो बाहर थे। कौन? राव सुरजनहाड़ा। लेकिन एक बार अकबर के दरबार में वो ऐसे ही कह देते यार आपकी बच्ची भी बड़ी हो गई है, हमारे सलीम से शादी कर दो ना, ठीक है ना। तब उसकी ये कथा है वो आगे आपको मैं सुनाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर संघर्ष जारी रखा और समर्पण हुआ नहीं। ये किसने? तो पूरे राजस्थान के संदर्भ में देखे जाए तो एक तो है प्रताप और दूसरा है चंद्रसेन। एक सिरोही के हैं देवड़ा चौहान हैं जिन्होंने भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी, जो अकबर के अंतिम काल में उसको भी अधीन कर दिया जाता है। तो महाराणा प्रताप और इन दोनों ने, चंद्रसेन है महाराणा प्रताप से पहले हुए, इस कारण से चंद्रसेन को क्या कहा जाता है? महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है या फिर महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है, ठीक है। दूसरा, इसने जितना इतिहास में जितनी इसने जो मुगलों के विरुद्ध जो इसने संघर्ष किया उसको दुख देखने पड़े, लेकिन इतिहास ने उसको भुला दिया, इसलिए इसको कहा जाता है भूला बिसरा नायक। क्या कहते हैं? भूला बिसरा नायक कहा जाता है। और अब ये चंद्रसेन है। दूसरा, अकबर से अधीनता स्वीकार नहीं की, पहली बात तो ये काम मेवाड़ में महाराणा प्रताप ने भी नहीं किया। दूसरा, वैवाहिक संबंध थे तो वैवाहिक संबंध इसने भी मुगलों से नहीं स्वीकार किए, ठीक है। तो ये काम मेवाड़ में किसने नहीं किया? महाराणा प्रताप ने भी नहीं किया। उसके बाद में तीसरा, युद्ध में छापावार, कौन सी? डूंगर के अंदर छिप जाना और जैसे ही मौका देखना और शत्रु पर टूट पड़ना, तो ये नीति प्रताप ने भी अपनाई। तो ये इनके बीच में, प्रताप और चंद्रसेन के बीच में क्या थी? सिमिलरिटी थी। और इस कारण से महाराणा प्रताप का अग्रगामी
और महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक और भूला बिसरा नायक वगैरह, ये उनको उपमाएं दी गई हैं। किसको दी गई है? मारवाड़ के राव चंद्रसेन को दी गई है। प्रश्न संख्या 88 है, 1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी थी? कौन, कब? 1564 में। इसका आपको डिटेल में मैंने पहले अध्ययन करवा दिए हैं। और वो सपूत भाई था, कौन था? राम सिंह था। कौन था? राम सिंह था। मालदेव के कितने पुत्र? ये सबसे बड़ा। उसके बाद में उदय सिंह। अब उदय सिंह था, इसको कहा कि भाई तुझे फलौदी की जागीर दे देते हैं। किसकी? फलौदी की जागीर। उसने कहा चलो पिताजी आप जो दे रहे हो ना गिफ्ट में, वो मैं ले लूंगा। पीछे रह गए चंद्रसेन। अब देखो चंद्रसेन का क्या हुआ कि चंद्रसेन है था, वो था झाली स्वरूपदेव का लड़का। किसका? झाली स्वरूपदेव। झाली स्वरूपदेव कौन सी? मेवाड़ वाली। ये महाराजा के खास। उन्होंने कहा नहीं, इन हटाओ और मेरे वाले को आप मारवाड़ का राजा बनाओ। ऐसे में इन दोनों को हटा दिया और चंद्रसेन को बना दिया मारवाड़ का शासक। एक इसका और पुत्र रह जाता है जिसका नाम है रायमल। रायमल ने कहा भाई आप ये राजवाज का खेल आप ही खेलो, मुझे नहीं खेला। इसका पुत्र हुआ जिसका नाम है कल्ला। क्या नाम है? कल्ला। जो कल्ला राठौड़ भी कहते हैं, कल्ला रायमलोत भी कहते हैं। ये अकबर के दरबार में बैठता था, लेकिन ये ऐसा खुरापाती आदमी था। अगर मैं कहूं कि मुगलों के दरबार में दो ऐसे व्यक्ति, एक शाहजहां के काल में अमर सिंह और अकबर के काल में ये कल्ला रायमलोत, ऐसे थे कि अकबर और शाहजहां खुद इनसे डरते थे। इनके सामने अकबर की और शाहजहां की कुछ चलती नहीं थी। एक बार की बात है, अकबर का दरबार लगा हुआ है और अकबर पूरे राजस्थान यानी कि अपना राजपूताना पूरा बैठा है और अपने बूंदी के एक शासक हुए हैं जिनका नाम है राव सुरजनहाड़ा। क्या नाम है? राव सुरजनहाड़ा। राव सुरजनहाड़ा इनकी पुत्री थी जिनका नाम है भानकंवर। क्या नाम है? भानकंवर। और अकबर को मालूम हो गया कि इनकी बेटी है वो अब बड़ी हो गई है और इनकी सगाई वगाई करनी है। तो उन्होंने सुरजनहाड़ा को खड़ा किया और कहा कि राव जी आपकी बेटी बड़ी हो गई है, उसकी सगाई वगाई कहीं की है क्या? अरे नहीं की है तो मेरे सलीम से कर दो। हालांकि सुरजनहाड़ा के साथ में वैवाहिक संबंधों की कोई शर्त नहीं थी, उसकी सिर्फ अधीनता उसने स्वीकार की थी, लेकिन उसके अंदर ये शर्त नहीं थी। ये देखो, ये बूंदी के बारे में ये खास बात है सुरजनहाड़ा के, ठीक है ना, ये आप याद रखना। ये दोनों दूसरे मारवाड़ के राजपूतों ने वैवाहिक संबंधों की मतलब शर्त को स्वीकार किया है, लेकिन सुरजनहाड़ा ने ये स्वीकार नहीं किया है। तब सुरजनहाड़ा को उस समय उस दरबार के अंदर कोई सूझा ही नहीं। अब वो कहे तो कहे क्या, और अकबर को मना कर नहीं सके क्योंकि वो पूरे भारत का मालिक और यहाँ पर वो सभी अधीनता उन्होंने स्वीकार कर ली। अब कहे तो उत्तर क्या दे। तब उसने दरबार के सामने देखा तो पूरा ही दरबार है वो एकदम चाय पी के टिप, कहते हैं ना मारवाड़ी में कहा है ना कि जब ठंडी छाछ होती है ना वो पीते हैं ना, उसके बाद में सभी सो जाते हैं। उस प्रकार से अकबर के इस बात के बाद में उन सभी को ऐसी मूर्छा आई कि सभी के सभी सो रहे हैं। तब उसने अंत में देखा तो अपने शिवाना का कल्ला रायमलोत टांग पे टांग देकर बैठा है और मूछों पर ताव दे रहा है। तब उन्होंने कहा, तब सुरजनहाड़ा ने कहा कि हाँ कि बादशाह जी मैंने तो उसकी सगाई कर दी है। तो किसके साथ में की? उसने कहा कि हाँ कल्ला जी राठौड़ है ना, ये जो पीछे बैठे हैं ना, इनके साथ में कर दी। अकबर भी आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा कि एकदम ये कैसे? तब उन्होंने इस चीज को कंफर्म करने के लिए पूछा, कैसे कल्ला जी? हाँ हाँ कि हुई है ना, कल परसों तो करके आया हूं मैं। यार कैसे हो? भाई दोनों ही ससुर और जवाई दोनों ऐसे हो कि उन्होंने आपको मेरे को सूचना तक नहीं दी। तो क्या दे सूचना, क्या दे, अभी तो कोई पार्टी वार्टी है वो बाकी पड़ी है और वो आराम से देंगे। तो ये इसी कल्ला जो है, ये कल्ला राठौड़ कल्ला रायमलोत इसी रायमल का लड़का था। उसके बारे में कहा जाता है इस घटना के बाद में अकबर और रायमल अरे कल्ला के बीच में ऐसी बात बनी
कि अकबर जब कल्ला को दरबार में देखे और उसके आग लगे, उसने कहा कि मौका आने दो, मैं इसका बदला चुकाऊंगा। अब ऐसे में वो करे तो करे क्या। तब उन्होंने कहा कि इसको यहाँ से हटाओ, यहाँ से। तब कल्ला जी को भेज देते हैं लाहौर। लाहौर कहाँ पर? वर्तमान पाकिस्तान के अंदर। वहाँ उसको, वहाँ एक मुस्लिम गवर्नर था, उसके साथ में वहाँ का प्रशासक बना दिया जाता है। लेकिन प्रशासक वो भी, वो उनके और कल्ला जी के आपस में बैठी नहीं। और एक दिन किसी बात पर, क्योंकि कल्ला जी ने जब दरबार की वो बात हुई थी, उस दिन से उन्होंने केसरिया धारण कर लिया था। उसने कहा था अब तो अकबर को मारना है या फिर मरना है, ऐसी बात उन्होंने अपने मन के अंदर दृढ़ कर ली थी। अब ऐसे में मुगल गवर्नर ने एक दिन ऐसे ही ताना कर दिया, कि ताना मार दिया कि आप 24 घंटों ऐसे केसरिया धारण करके रखे हो, ऐसा आप क्या कर लोगे। तब उसने क्या किया, आप देखा ना ताव, और उस मुस्लिम गवर्नर को वहीं मार दिया। और कल्ला जी वहां से रवाना हुए और आ गए बीकानेर। कहाँ आए? बीकानेर। बीकानेर में उस समय कौन शासक? बीकानेर में उस समय राय सिंह। राय सिंह किसका व्यक्ति? अकबर का व्यक्ति। और राय सिंह का छोटा भाई जिसका नाम क्या? पृथ्वीराज। जानते हैं सभी, पाथल और पीथल रचना लिखने वाला, वेली किशन रुक्मणी की रचना करने वाला, अकबर के 9 रत्नों में से एक, ये पृथ्वीराज। अब देखिए रिश्ते के अंदर मारवाड़ बीकानेर वाले सभी आपस में एकदम बहुत ही नजदीक के क्लोज के रिश्तेदार हैं। और वो लगे इसका चाचा पृथ्वीराज, किसके? कल्ला रायमलोत के। अब ऐसे में कल्ला ने पृथ्वीराज को कहा कि कल्ला जी हे चाचा, मेरे तुम मर्सिये लिखो। तो पृथ्वीराज कहता है यार पागल हो गया है क्या, जीवित लोगों के मर्सिये थोड़ी लिखे जाते हैं। उसने कहा कि चाचू के तुम मेरे मर्सिये लिखो, और तुम जैसे लिखोगे, जैसे मेरा वर्णन करोगे, वैसे मैं युद्ध में लड़ूंगा और वीर गति को प्राप्त करूंगा। अब मैंने ठान लिए, अब यही करूंगा। तो पृथ्वीराज ने कहा यार तू यार क्या है, दरबार में कभी अकबर का अपमान कर लेता है, कभी वहां जाता है, लाहौर जाता है, वहां मुस्लिम गवर्नर को मार दिया। तुम यार क्या राठौड़ों को वहां पर दरबार में बैठने दोगे कि नहीं दोगे? ऐसे स्थिति में कहा, उसने कहा कि चाचू मैं आपकी बातों में नहीं आने वाला। मैं ना तो मुगलों की अधीनता स्वीकार करूंगा, ना उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित करूंगा। तब कहा जाता है कि पृथ्वीराज ने इसके जीवित मर्सी लिखे थे। एक ऐसा पहला व्यक्ति है, देखिए जिस प्रकार से किसी के जीवन से संबंधित जो विभिन्न रचनाएं लिखी जाती है, लेकिन मर्सी ऐसे होते हैं जो व्यक्ति युद्ध में जैसे लड़ता है ना, वैसा उसका वर्णन किया जाता है। और उसमें कवि वगैरह भी उनके साथ में युद्ध में जाते हैं और वो उनका युद्ध देखते हैं। लेकिन कल्ला जी ने पहले अपने मर्सी लिखा दिए। और ऐसे गर्वीले, ऐसे हठीले इस कल्ला के बारे में, कल्ला कहाँ के थे? कल्ला ने यहाँ पर सिवाना पे राज किया था। कहाँ पर? सिवाना में राज किया था। और सिवाना का किला खुद इनसे इतना गर्वी था, उसने सिवाना के किला ने खुद एक दुआ मिलता है जिसमें कहा जाता है कि किलो अणखलो यूं कहे, कि किलो अणखलो यूं कहे कि आव कला राठौड़। किलो अणखलो यूं कहे कि आव कला राठौड़, तासिर मासिर मानो उतरे और तासिर बंधा पाग। यानी कि किला सिवाना का जो किला कह रहा है कि हे कल्ला राठौड़, तेरा जैसा मैंने बांका नौजवान नहीं देखा, जिसका ऐसा स्वामी हो वो किला खुद मेरे उस पर खुद को गौरवान्वित महसूस करे। ऐसे किले का तू मेरा मालिक था, लेकिन ये मेरे में कुछ कमी रह गई कि यहाँ पर तेरा जो राज्य वो कायम नहीं हो सका। और तू एक बार वापस आ जा, जो मेरे पे ये जो दाग लगा हुआ ना, तेरी जो यह पगड़ी की रस्म नहीं हुई हो, तेरी जो शादी नहीं हुई ना, वो सपने मेरे को पूरे करने हैं। तब वो कहता है कि तुम एक बार यहाँ आए तो हम तेरी क्या है पाग रस्म है वो पूरी कर दें। ऐसा ये कल्ला रायमलोत था, जो इसी रायमल का पुत्र था। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 89 है। 1565 ईस्वी में मुगलों से रानीसर की लड़ाई निम्न में से किस शासक ने लड़ी थी? अब ये आ गई सीधा, किसने? मारवाड़ का शासक था राव चंद्रसेन, और अकबर की तरफ से था शाह हुसैन कुली खां। उसके साथ में और कौन था? राम था। और इस युद्ध में चंद्रसेन पराजित हो जाता है। और ये घटना है मई 1565 की। कब की है? मई 1565 ईस्वी की यह घटना है। और इस घटना के बाद में राव चंद्रसेन ने क्या है मारवाड़ छोड़ दिया और वो चला जाता है भाद्रा जून।
कहाँ चला जाता है? भाद्रा जून। अब चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या है 10। नब्बे, प्रश्न संख्या 90 है, अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया था? तो ये उत्तर हो गया हुसैन कुली खां। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या है 91। 1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर, ये उसका उत्तर हो गया राम सिंह। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या है 92। मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया? अब देखिए, मारवाड़ से तो इसको निकाल दिया था मई 1565 में। कब? मई 1565 के अंदर। मई 1565 में निकाला तो गया कहाँ? तो गया भाद्रा जून। कहाँ पे गया? ये रहा भाद्रा जून। अब भाद्रा जून के अंदर वो क्या करता है? वो सेना है, उस सेना को क्या करता है? संगठित करता है और अकबर से वापस वो लड़ाई करने की, उसके बारे में अपनी सेना को क्या करता है? तैयार करता है। वो स्थान कौन सा है जहां पर वो अपनी सेना को संगठित करता है? तो वो है भाद्रा जून। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 93। मुगल विरोधी कार्रवाई की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक, ठीक है, और मारवाड़ का महाराणा प्रताप किसे माना जाता है? यानी कि महाराणा प्रताप और राव चंद्रसेन, इन दोनों के बीच में छापामार युद्ध की दृष्टि से मुगलों की अधीनता नहीं स्वीकार करने के कारण तथा मुगलों से वैवाहिक संबंध नहीं स्थापित करने के कारण ये राव चंद्रसेन और मेवाड़ के राव महाराणा प्रताप के बीच में सिमिलरिटी है, और इस कारण से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक, यूं कहते हैं कि राव चंद्रसेन महाराणा प्रताप से पहले हुआ है। दूसरा, मारवाड़ का महाराणा प्रताप इसे कहा जाता है। प्रश्न संख्या 14 है। प्रश्न संख्या 94। निम्नांकित में से कौन सा स्थान जोधपुर के पतन के बाद चंद्रसेन का प्रमुख केंद्र बना? अब देखिए 1565 में तो आ गया चंद्रसेन। कहां पर? भाद्रा जून में। कहां पर? भाद्रा जून में। और 1565 से लेकर और 1571 तक, कितनी तक? 71 तक वो रहता है भाद्रा जून में। लेकिन यहां पर क्या किया? अकबर ने उसके पीछे सेना लगा दी। तब यहां से चंद्रसेन आ गया शिवाना। कहां पर आ गया? ये अकबर आ गया शिवाना। शिवाना है वो राठौड़ों की या जो है संकटकालीन राजधानी है। संकटकालीन यानी जब भी संकट आया ना, तब मारवाड़ वाले कूद कर यहाँ आ जाते थे। कहां पर? सीधा ही शिवाना, क्योंकि नजदीक में है। ये भाद्रा जून वगैरह हुआ, शिवाना हुआ। शिवाना को जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जालोर दुर्ग की कुंजी है वो कौन है? शिवाना है। उसी प्रकार से रणथंभौर का दुर्ग है ना, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कौन है? जाहिन दुर्ग है। कौन सा? जाहिन दुर्ग। अगर रणथंभौर पर कब्जा करना है तो पहले किस पर कब्जा करना पड़ेगा? जाहिन पर करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये पर। और ये इसी जाहिन दुर्ग जब भाई अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, तब उसका जो नुसरत खां और उलुग खां, ये दोनों अगर अलाउद्दीन की फौज के सेनापति थे, तब इस जाहिन दुर्ग को जब है आक्रमण हुआ था, तब वो है नुसरत खां है, वो इस जाहिन दुर्ग में मारा जाता है। ठीक है ना, ठीक है ना। नुसरत, न से नुसरत और न से नहीं रहा। कहां पर? जाहिन दुर्ग पर आक्रमण करने के बाद में। अब देखिए, ये शिवाना हो गया। शिवाना को किसकी? जालोर की कुंजी। जाहिन दुर्ग को किसकी कुंजी? रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। एक बात और, शिवाना, अब ये जो युद्ध हुआ था शिवाना में, उस समय कौन सा समय था? वो था 1308 को। कौन सा समय था? 1308 का। यहाँ पर था सातल देव चौहान, कान्नड़ देव चौहान का भतीज। और कान्नड़ देव कहाँ राज कर रहा था? जालोर में, जिसका इतिहास प्रसिद्ध पुत्र वीरम देव सोनगिरा, ठीक है ना। वीरम देव सोनगिरा के बाद में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बहुत ही, वो फिरोजा और उसकी कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है। और ये हुआ था 1311-12 में, यहाँ पर कब्जा हो गया था और यहाँ पर साका हुआ था। ये हो गए अपने इससे संबंधित। और आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15।
और प्रश्न संख्या 15 है, 95 है कि 1570 ईस्वी में, कब? 1570 ईस्वी में किस राजा द्वारा नागौर दरबार का आयोजन किया गया था? अब देखिए, अकबर के द्वारा मारवाड़ में अगर किसी सर्वप्रथम आक्रमण करके और किसी को एक ऐसा क्षेत्र जीता गया तो वो था 1564 में मेड़ता। कब? 1564 में मेड़ता। उसके बाद में आता है जोधपुर, लेकिन उसने नागौर दरबार लगाया था, ठीक है ना, नागौर दरबार लगाया और यहाँ पर वो बैठ गया। यहाँ पर उसने बहुत बड़ा आयोजन किया, पार्टियां वार्टियां दी। अब उसने नेत्रे वेत्रे आयोजन किए, ठीक है ना। अपने मारवाड़ी में क्या नेत्रा कहते हैं ना, जब लड़के की शादी वगैरह होती है तो उसमें क्या होता है, बहुत बड़ा, उसमें सभी को बुला देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि नेत्रे में पैसे आते हैं। तो यहाँ पर भी अकबर ने भी ऐसा ही कुछ किया और उसने क्या किया, सभी राजाओं को इनवाइट किया और उसने देखा कि अब कौन सा राजा जो मेरे यहाँ पर आए, जो यहाँ पर आए उन सभी ने अधीनता स्वीकार कर ली। ऐसे में मारवाड़ से कौन, चंद्रसेन भी आया, राम भी आया, उदय सिंह भी आया। लेकिन चंद्रसेन ने जब देखा कि अपने इस दरबार के अंदर राम की और चंद्रसेन की ज़्यादा पूछ है, उसको ज़्यादा कह रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आओ बैठो बैठो, ये खाना खाइए, ये फलानी फलानी डिश है, ये आप इसका सेवन कीजिए, और चंद्रसेन को कोई पूछे नहीं। चंद्रसेन ने कहा ये मामला तो बैठने वाला नहीं है। तब चंद्रसेन ये यहाँ से निकल जाता है और अपना, चंद्रसेन का एक पुत्र है जिसका नाम है राय सिंह। क्या नाम है? राय सिंह। देखिए राय सिंह ये कहाँ का है? बीकानेर का भी है, लेकिन ये अपना, ये चंद्रसेन का पुत्र राय सिंह है, उसको उस दरबार में छोड़ देता और वहाँ से आप खिसक जाते हैं। उसने कहा कि अपनों वैसे दरबार में नहीं बैठना, आयोजन तो किया लेकिन कोई इज्जत ही नहीं है, बिना इज्जत के यहाँ पर रहना कैसे? तो ये आयोजन किसने करवाया? अकबर ने। और इसमें मेन भूमिका किनकी थी? कछवाओं की थी। उन्होंने कहा कि ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर सभी लोग आ जाएंगे। और नागौर में उसने एक तालाब जिसका नाम है शुक्र तालाब। क्या नाम है? शुक्र तालाब। शुक्र तालाब है, वो भी खोला था और उस समय शायद अकाल वगैरह पड़ा था। तो ये है इससे संबंधित प्रश्न।